तो स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। आज है लेक्चर 1। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। तो टॉपिक है बेसिक साइंस। देखो हम कैसे करने वाले हैं, वो चीज़ पहले ही आपको मैं क्लियर कर दूं। साइंस और टेक्नोलॉजी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। साइंस जिसमें बेसिक साइंस आ जाता है, और टेक्नोलॉजी जिसमें उसका एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस, और केवल साइंस क्या है? बेसिक साइंस। ठीक है, तो दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब क्या करेंगे कि अप्लाइड साइंस और बेसिक साइंस दोनों में से पहले हम बेसिक साइंस को कंप्लीट करेंगे। कैसे? यूपीएससी में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं बेसिक साइंस से, आप देखोगे तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें वो सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिनका करंट में रिलेवेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अब 2007 में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जो कि उस समय करंट अफेयर्स में था, उसका कोई भी रिलेवेंस अभी नहीं है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। साथ में वो सारे क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के साथ ओवरलैप करते हैं, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, उसको भी हमने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। साथ में ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ही लिया है जिसका रिलेवेंस अभी है। साथ में एक क्वेश्चन करने के बाद बैकग्राउंड डेटा से, है ना, बहुत सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि कुछ क्वेश्चन को मैंने लेफ्ट किया है तो उससे आपके सिलेबस पे कोई भी दिक्कत होगा। वो पूरा का पूरा आपका रिवाइज होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड हॉलिस्टिक वे में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और साथ में बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, साथ में जिनका अभी कोई रिलेवेंस नहीं, बस उसको मैंने छोड़ा है। सेम वे में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे। तो लेक्चर कैसे होगा, ध्यान से समझो। स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो है बेसिक साइंस पे होगा। इसमें तीनों इंक्लूडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, ये होगा करीब 12 से 15 लेक्चर, 12 से 16 लेक्चर हो सकता है टोटल के टोटल। उसके बाद अगले 4-5 लेक्चर या 5-6 लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या फिर अप्लाइड साइंस का पार्ट करेंगे। तो 20 से 22 लेक्चर में पूरा का पूरा आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट होने वाला है। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतर वे में क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, चलो, तो ये हमारा पहला लेक्चर है। इसके लिए आपको मालूम ही है क्या करना होता है। हर लेक्चर में आपको कॉपी एंड पेन लेकर बैठना होता है। साथ में इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मार्क करना है आपको फ्रॉम 1 to 25। हर क्वेश्चन देखने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स वाई जैसे ही पूरा क्वेश्चन दिख जाए आपको वीडियो को पॉज करना होता है और अपना आंसर लिखना होता है। कहाँ? कॉपी में। अच्छा, ये जो मार्क करोगे 1 to 25 कैसे करोगे, ध्यान समझो। 3 कॉलम आपको बनाना है। पहले कॉलम में लिखना है सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में लिखना है ऑप्शन, और तीसरे कॉलम में लिखना है अप्रोच। तो अब 1 से 25 तक एक ही बार में इसको लिख लो आप। ठीक, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है तो ऑप्शन देखो, आपको लगता है ऑप्शन ए है तो आपने लिख लिया। उसके बाद वीडियो को आपने ऑन किया, उसके बाद आपने देखा उसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर वो करेक्ट हुआ ऑप्शन आपका तो ऐसे टिक करोगे, और साथ में अप्रोच देखोगे कि अप्रोच क्या लगा है, क्या सही अप्रोच लगा। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि आपका अप्रोच सही था या गलत था। अगर अप्रोच सही था, मतलब करेक्ट वे में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ऐसे टिक करोगे। अगर नहीं करेक्ट वे में सॉल्व किया तो ऐसे क्रॉस करोगे। इसमें ऑनेस्टी दिखाना है आपको। मैंने अभी बोला था ना कि आपको ऑथेंटिक रहना है, क्रेडिट सिस्टम डेवलप करना है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। सेम वे में दूसरा क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना ऑप्शन लिखना है, साथ में वीडियो को फिर ऑन करके अप्रोच देखना है कि आपका ये गलत हुआ या सही हुआ, और अप्रोच क्या था, सही हुआ गलत हुआ। देखो अप्रोच का मतलब ये हुआ ना, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन को हमारा गट फीलिंग बोलता है कि नहीं यार यही होगा, लेकिन हमें लॉजिक नहीं पता होता है कि नहीं, हमें रेशनैलिटी नहीं पता होता कि उसके पीछे का है क्या पर्पज। तो इसलिए हम उसको सही मार्क कर लेते हैं और हम हवा में रहते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो क्वेश्चन सही होते हैं। लेकिन जब तक हमें अप्रोच नहीं पता रहेगा ना कि क्यों सही हुआ हमारा वो क्वेश्चन, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, तब तक हम अपने आप को प्रॉपर वे में असेस नहीं कर पाएंगे, और एक जो टेम्परामेंट चाहिए होता है इस एग्जाम के लिए वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ये छोटा सा एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ आपके साथ। ओके, अगला है एक्सप्लेनेशन देखना है, रियल ऑथेंटिक रहना है, मतलब क्रेडिट सिस्टम पे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कल को आप इस देश के ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, इतना तो हम उम्मीद रख ही सकते हैं आपसे कि आपके अंदर ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तीन स्टेटमेंट है, बोल रहा है कौन से करेक्ट है। पहला है प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया और यीस्ट।
तो ये आपको मालूम है कि बिल्कुल सही है कि प्रोबायोटिक्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों से बने होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कि द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी ingest बट दे डू नॉट अकर नेचुरली इन आवर गट। तो ये देखो स्टेटमेंट गलत है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, वो हमारे गट में भी पाए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। तो ये बिल्कुल सही है कि वो हमारे मिल्क शुगर के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हुआ, दूसरा गलत हुआ। एक्सप्लेनेशन से हम बाकी फैक्ट्स भी देखेंगे, जानेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तो ऐसा नहीं कि बिना एक्सप्लेनेशन के ही आप अगले क्वेश्चन पे आ जाओ कि नहीं नहीं ये तो हमें आता है ना, तो इसको देखने की कोई जरूरत है नहीं। एक्सप्लेनेशन आपको देखना है ना। आपके पास अगर बहुत ही कम टाइम है तो कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो कोई देख लो, दूसरे का लेक्चर देख लो, लेकिन अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हो, सच दैट कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व तो आप कैसे भी कर सकते हो। हमारा मेन पर्पज है सॉल्व के साथ साथ क्या करना, एनालाइज करना। सॉल्व, एनालाइज, रिपीट, यही हमारा मंत्रा है इस पूरे पूरे PYQ सीरीज का। चाहे वो पॉलिटी का हुआ, चाहे इन्वायरमेंट का हुआ, साइंस का हुआ, या आगे आने वाले जो भी सीरीज हैं उनका हुआ। सॉल्व करना है, एनालाइज करना है प्रॉपर वे में, और रिपीट करना है। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इंटेंडेड टू हैव हेल्थ बेनिफिट when consumed or applied to the body। क्या करते हो, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। दे कैन बी फाउंड इन योगर्ट, दही में है ना, एंड अदर फर्मेंटेड फूड्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट। इन सब में हमें क्या मिलते हैं, प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फूड्स पे लिखा होता है प्रोबायोटिक्स। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रोबायोटिक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव बैक्टीरिया, लाइव और बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। अगला, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि लिव प्रोबायोटिक्स लिव नेचुरली इन योर बॉडी, जिसका नाम है एल एसिडोफिलस, एक टाइप ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है दैट नेचुरली अकर इन द ह्यूमन गट। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि yogurt is well known food source of probiotics। Certain strain of bacteria in yogurt have beta D galactosidase, which is an enzyme that helps break down lactose in dairy product into the sugar, glucose and galactose। Thus, probiotics help in the digestion of milk sugar। Okay, chalo next question। Which one of the following statement best describe the role of B सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी? 4 स्टेटमेंट में है, कौन सा करेक्ट है बी सेल और टी सेल के बारे में? तो देखो इसका करेक्ट आंसर है कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बी सेल और टी सेल है ना, वो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? आर अ टाइप ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल, हमारे बॉडी ब्लड में, एंड दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी। विदाउट देम वी कांट सर्वाइव। बिना उनके हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा मैटर करती है क्या, WBC। अब टी सेल बी सेल के बारे में जानते हैं कि टी सेल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन इन आवर डेली लाइव्स। वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी। विदाउट टी लिम्फोसाइट ऑल्सो कॉल्ड टी सेल, टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल, एवरी एक्सपोजर कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। टी सेल्स कैन वाइप आउट इन्फेक्शन और कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल क्या होते हैं? जिससे कैंसर होता है, कैंसरस सेल। आई होप कि आपको क्लियर है। They also direct the immune response by helping beta lymphocyte to eliminate invading pathogens। ओके, और बीटा सेल के बारे में बात करते हैं कि क्रिएट एंटीबॉडी। बीटा सेल क्या करता है? एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। बीटा लिम्फोसाइट आल्सो कॉल्ड बी सेल्स क्रिएट अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एन एंटीबॉडी। अब वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन क्रिएट करता है जिसका हम कहते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करता है? जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। These antibody bind to pathogens or the foreign substance such as toxins to neutralize them। For example, an antibody can bind to a virus which prevent it from entering a normal cell or causing infection। B cells can also recruit other cells to help destroy an infected cell। Infected cell को भी destroy करने में B cell काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। Certain species of which of the following organism are well known as the cultivators of fungi। फंजाई का कल्टीवेटर कौन होता है चारों में से? तो इसका देखो करेक्ट आंसर है आंट। कुछ आंट की स्पीसीज जो है फंजाई को कल्टीवेट भी करती है, कंज्यूम भी करती है। देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन और क्लियर होगा। सर्टेन स्पीसीज ऑफ ants आर नोन एज
cultivators of fungi. These ants grow fungi in their nest or eat the fungus at the food. फंगस को ग्रो करती है और उसको ईट खाती भी है, कैसा फूड की तरह. The ant also protect the fungi from pest or disease. The most well-known fungus farming ants are the leaf cutter ants. Leaf cutter ants cut leaves from trees and bring them back to their nest. है ना, पत्तों को काट के अपने नेस्ट के पास लाती है. फिर ants then chew up the leaves and mix them with their saliva to create a compost. उन सारे पत्तों को चबा के, है ना, उनके साथ अपना लार्वा मिक्स कर देती है और एक टाइप ऑफ कंपोस्ट बना लेती है. और कंपोस्ट पे क्या होता है, फंजाई लग जाती है. ओके, ग्रो फंजाई. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. बाकी आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, है ना. तो यहाँ 3 स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में. सिनाइडेरियंस, फंजाई और प्रोटोजोआ. बोल रहा है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अदर ऑर्गेनिज्म के साथ कौन कौन करता है. आई होप कि आपको क्वेश्चन याद आ रहा होगा. अगर आपने इन्वायरमेंट का पूरा सीरीज देखा है तो ये बिल्कुल करेक्ट आपने गेस किया कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है. कि सिनाइडेरियंस, फंजाई और प्रोटोजोआ तीनों के तीनों सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ. अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? पहले फंजाई और एल्गी का आपको मालूम ही है, लाइकेन, है ना. तो सिम्बायोटिक रिलेशन ये होता है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक साथ रह के एक दूसरे को ग्रो करने में, है ना, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, एल्गी और फंगी मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तीनों मेंशन नेमली सिनाइडेरियंस, फंजाई और प्रोटोजोआ कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म. कैसे? Cnidarians, which include organisms like coral and jellyfish, can form a symbiotic relation with dinoflagellate algae. एक टाइप ऑफ एल्गी है, उसके साथ क्या करता है सिनाइडेरियन? सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है. सिम्बायोटिक या फिर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन सेम चीज होती है. ठीक है. द एल्गी नोन एज जूजेंथले. क्या नाम है एल्गी का? जूजेंथले लिव विद इन द टिश्यूज ऑफ द सिनाइडेरियंस. The algae provide food through photosynthesis. Algae food provide करता है and in return Cnidarian offer protection and nutrients to the algae. Algae को protection और nutrients provide करता है. This relationship is essential for the growth of coral reefs. I hope कि आपको coral reef बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा हमारे environment के सीरीज से. अब बाकी इसी तरीके से fungi can stabilize mutualistic relationship with various organisms. One common example is mycorrhizal association, where fungi form symbiotic partnership with plant roots. Okay, protozoa की बात करते हैं तो protozoa can also engage in symbiotic relationships. One example is the mutualistic relationship between certain protozoa or termites. Protozoa living in the termites' gut help digest cellulose, allowing termites to obtain nutrients from wood. This relationship benefit both the protozoa and the termite. I hope कि आप ये तीनों के तीनों आपको क्लियर रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम. तो याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि कौन सा सिंथेटिक मीडियम में, है ना, कल्चर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं हम. तो अभी हम नीचे जाएंगे. नीचे मतलब कि 2018, 13, 12 इन सब में तो ये टाइप का क्वेश्चन मिलेगा. डोंट वरी. तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि हर एक स्टेटमेंट, हर एक ऑप्शन जो है बहुत मैटर करता है यूपीएससी. ओके, तो एक एक को क्लियर करके चलना है. तो इसका करेक्ट आंसर है कि कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम. बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, लेकिन वायरस नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि देखो, वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, है ना. उसी में रहकर वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है. नॉन लिविंग थिंग्स पे रहकर वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता. दैट्स वाई इसको हम सिंथेटिक मीडियम में कल्चर बना नहीं सकते. तीसरा नहीं हो सकता. तो आ गया हमारा आंसर पहला और दूसरा. चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम बट वायरस कांट. क्यों? देखो, बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक लेबोरेटरी मीडिया. अब ये देख लेना आराम से. फंगाई क्यों, वायरस क्यों नहीं कर सकते? देखो, दे कांट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडिया एंड इंस्टेड दे रिक्वायर्ड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म सेल टू रेप्लिकेट. मैंने बता ही दिया. फंगाई कैन ऑल्सो बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. बोला कि सॉरी माफ कीजिएगा. In nature, which of the following are most likely to be found surviving on the surface without soil? आपको मालूम होना चाहिए लाइकन. अभी ऊपर हमने डिस्कस किया क्या क्या है, फंगाई और एल्गी.
दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इस एक कहीं पे भी उग जाता है, लाइकेन जो है कहीं पे भी उग जाता है, तो दूसरा तो होगा ही होगा। तो दूसरा कहाँ कहाँ पे है, बी और सी में है, तो तीसरा और चौथा, सॉरी पहला और चौथा ऑप्शन तो हो नहीं सकता, है ना। देखो एक स्टेटमेंट आपको जस्ट पता है, उससे हमारा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हम 50-50 पे आ गए। अब आपको मालूम है कि मशरूम जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए चाहिए क्या होता है, उनको ग्रो करने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, बिना मिट्टी को ग्रो नहीं कर सकते। कौन, मशरूम, है ना। तो मशरूम तो नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि दूसरा तीसरा है और केवल दूसरा है, तो दूसरा तो होगा। और मोस्ट जो होते हैं वो वो भी मिट्टी नहीं चाहिए होता उन्हें भी ग्रो करने के लिए, तो दूसरा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर ये मोस्ट नहीं है तो आप 50-50 पे पहुंच चुके थे, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नेचुरल सेटिंग्स लाइकेन एंड मोसेस आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सर्फेसेस विदाउट सॉइल। फर्न्स की बात करें तो दे रिक्वायर्स सॉइल, है ना, ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए होता है। देख लेते हैं डिटेल में कि फर्न्स रिक्वायर इनडायरेक्ट सनलाइट, मॉइस्ट सॉइल एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फॉर देयर ग्रोथ। दे प्रेफर पोटिंग सॉइल with good drainage or high organic content, so they are less likely to be found on the surfaces without soil. लाइकन की बात करें तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि लाइकन थ्राइव इन क्लीन एयर एंड रिक्वायर्ड वेरी लिटल टू ग्रो, मेकिंग देम वेल सूटेड फॉर सरफेस विदाउट सॉइल। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि लाइकन थ्राइव इन क्लीन एयर, मतलब अगर कहीं पे एयर बहुत गंदी हो जाएगी ना, मतलब AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत घट जाएगा, तो वहां पे आप देखोगे कि लाइकन जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब वहां से लाइकन हट जाएंगे। कहने का मतलब लाइकन वहीं पे थ्राइव कर सकते हैं, वहीं पे सस्टेन कर सकते हैं जहां पे क्लीन एयर हो। इसलिए लाइकन को हम एक पैरामीटर मानते हैं किसका, क्लीन एयर का, कि अगर लाइकन वहां पे है मतलब कि वहां की हवा जो है साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पोल्यूशन ज्यादा नहीं। मोसेस की बात करें तो दे कैन ग्रो ऑन वेरियस सर्फेसेस सच एज रॉक्स, ट्रीज एंड इवन रूफ टॉप विदाउट द नीड फॉर सॉइल। आई होप कि आपको दिखा ही अगर दूं मैं तो ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी किसमें, इसको समझने में, राइट। तो ये रहा आपके सामने, दिखाई देता हूं मैं, मोसेस, मोसेस प्लांट, ये देखो, ये रहा आपके सामने मोसेस। चलो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम क्लैरिटी तो आपको रहेगी ना। तो ये होते हैं मोसेस। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर विजिबल होगा कि मोसेस क्या होता है, ठीक है। देखो ओके, अब एक काम और करते हैं कि हम उसको भी देख लेते हैं, क्या नाम है इसका, लाइकन को। ये देखो, इसको बोलते हैं लाइकन, ओके। चलो लाइकन भी देख लिया आपने, अब क्या क्या ऑप्शन में और था देख लेते हैं एक बार। फर्न भी था, है ना, मशरूम और फर्न, मशरूम, ये देखिए, ये तो आपने ये तो जनरली सभी लोगों ने देखा होता है ना, मशरूम, ठीक। अच्छा, फर्न भी देख लेते हैं, अभी देख ही रहे हैं सबको, तो है कि नहीं, फर्न्स, ये होते हैं फर्न्स, ठीक है। तो किसके किसके लिए चाहिए, तो हमें चाहिए मिट्टी, किसको उगाने के लिए, फर्न को और मशरूम को, लेकिन लाइकन और मोसेस के लिए मिट्टी जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी उग जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतरीन वे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, आपके सामने बोला, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तीन स्टेटमेंट है। पहला, एरिया ऑफ द होल ऑफ द लीड। देखो जो लीड होता है ना उसके ऊपर, कुकर के, प्रेशर कुकर के ऊपर, तो उसमें जो होल है उस पर ऑब्वियस डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि अगर होल ज्यादा होगा तो प्रेशर जो बन रहा कुकर के अंदर वो डिफर हो जाएगा, है ना, तो इसलिए इस पे तो डिपेंड करता है। अगला, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। देखो जो फ्लेम का टेम्परेचर है ना, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा कि सर ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखो टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम अगर आप बढ़ाओगे तो खाना जल्दी बनेगा, लेकिन हमसे क्या बोला है, टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक,
हमें टेम्परेचर की बात हो रही है, जल्दी है या फिर लेट की बात नहीं हो रही है। और टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम घटाने या बढ़ाने पर क्या होगा, हमारा खाना जल्दी या लेट से बनेगा। ओके, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट नहीं होगा, दूसरा गलत हो गया। और तीसरा वेट ऑफ द लीड बिल्कुल सही है कि अगर वेट ज्यादा होगा लीड का, है ना, तो जो सीटी आती है कुकर में वो भी लेट से आएगी, है कि नहीं। तो पहले और तीसरे पे बिल्कुल डिपेंड करता है, इसलिए सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो जो मैंने बताया जनरली वही है, तो इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये थोड़ा थोड़ा टाइम इसलिए बचा रहा कि सच दैट आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको मैं आपको दिखा भी पाऊँ अच्छे से, ठीक है। बाकी जनरिक जो चीजें हैं वो तो ऑब्वियस है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, तो ये मैं प्रॉपर दिखाता हूँ उसका सोल्यूशन, आप पोज करके एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to furnace oil, consider the following statement. It is a byproduct of oil refinery, बिल्कुल। Some industry use it to generate power, देखो some industry बोला है, तो ये पॉसिबिलिटी है सही होने की, हमें नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है सही होगा। It uses it its use causes sulfur emission into the environment, देखो बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें फर्नेस ऑयल की बात हो रही है तो उसका सल्फर इमिशन जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही होता है। तो तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों सही की तरफ जाएंगे, तो डी ऑप्शन हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अच्छे से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि फर्नेस ऑयल इज अ डार्क विस्कस रेजिडुअल फ्यूल ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग मेनली हेवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। क्या होता है आपको पता चल गया, ठीक है। Crude distillation unit is a part of an oil refinery that separates crude oil into different fractions based on their boiling points. अगला, some industry use furnace oil to generate power by burning it in boilers or furnace. Okay, इसलिए इसको furnace oil बोलते हैं। अगला, तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि furnace oil contains sulfur which is released into the atmosphere when it is burned. आई होप ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा कि why is there a concern about copper smelting plants, है ना। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स रिगार्डिंग कंसर्न क्यों है। पहला, दे में, देखो यहाँ पे फिर से में, दे में रिलीज लीथल मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, नहीं, है ना। लीथल मतलब क्या होता है, जानलेवा। तो पहला जो है ये बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बोला होता ना तो बिल्कुल हो जाता। आपको मालूम है कि CO और CO2 में क्या डिफरेंस, मैंने कहा कि कार्बन जब बर्न करता है ना प्रॉपर वे में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन इनकम्प्लीट कंबसन अगर होता है ना, अच्छे से अगर कार्बन ना जले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बॉन्ड बनाता है, मतलब रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर कैरिंग कैपेसिटी जो हमारी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो घट जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ दिक्कतें आती है। ओके, तो आई होप कि पहला स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है, कार्बन कैन कॉज द लीचिंग। तीसरा, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट, मैंने बताया आपको ना कि कहीं पे अगर स्मेल्टिंग है, फर्नेस है ना, तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड जो है पोल्यूटेंट के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो और यहाँ पे मे भी वर्ड है, दैट्स वाई एक दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही लग रहा, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दिया इसलिए पहला गलत हो गया, तो दूसरा तीसरा सही, तो ऑप्शन बी की तरफ हम जाएंगे। चलो स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहला गलत है क्यों, क्योंकि कॉपर स्मेल्टिंग डज नॉट रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द environment. Carbon monoxide is a byproduct of reducing agent, not the copper ore itself. The amount of carbon monoxide released depend on the type and quality of the reducing agent used. Modern copper smelters use coke या फिर coal as a reducing agent, which have lower carbon monoxide emission than charcoal. Moreover, copper smelters have emission control system that capture and treat the carbon monoxide before releasing into atmosphere. दूसरा स्टेटमेंट सही है कि कॉपर स्लैग इज अ वेस्ट मटेरियल दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेटल ड्यूरिंग स्मेल्टिंग. इट कंटेन्स वेरियस हेवी मेटल्स सच एज क्या क्या, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और मर्करी. डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द ओर, these heavy metals can leach into the groundwater or soil and contaminate them. Exposure to these heavy metals can cause serious health problems such as cancer, neurological disorder, kidney damage और birth defect. ये सारी की सारी दिक्कतें हो सकती है अगर एक्सपोजर हुआ इन सबसे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है
कॉपर स्मेल्टिंग रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट कॉजेज एसिड रेन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। याद कीजिए एसिड रेन में दो गैसेस इन्वॉल्व होती है, एक तो नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ओके, अब कॉपर स्मेल्टिंग क्या होता है आप जानते ही हो कि एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने का कॉपर को फ्रॉम इट्स ओर। कैसे? बाय हीटिंग इट विद रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में ऊपर हमने देखा क्या क्या यूज कर सकते हैं, कार्बन है ना, चारकोल, ये सब यूज कर सकते हैं, कोक, चारकोल, ये सब। दिस प्रोसेस produces several byproducts such as slag, sulfur dioxide and carbon monoxide that can have negative impact on the environment and human health। बात आई कि सब पहला स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो लिखा है, लेकिन वो बोला था लीथल क्वांटिटी, है ना। लीथल क्वांटिटी में थोड़ा ना निकलता है, थोड़ा बहुत तो निकलता ही है ना। थोड़ा बहुत अगर बोला होता तो आप बिल्कुल करेक्ट कर देते। बोल रहा है कि वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। देखो एक क्वेश्चन ऑलरेडी 2021 में पूछा, ये ऑलरेडी 2001 में या 2003 में पूछा था, अभी मैं दिखाऊंगा आगे चल के आपको। तो ये रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे किसी एक ऑप्शन में ऐसा था कि इट इज डाइपोलर इन नेचर दैट्स वाई वो डिजॉल्व करता है मोर सब्सटेंस दैट एनी अदर लिक्विड। मतलब वाटर में मोस्ट चीजें जो है डिजॉल्व हो जाती है, दैट इज जस्ट बिकॉज इट इज डाइपोलर इन नेचर। अब डाइपोलर क्या होता है समझते हैं। वाटर को देखो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ये डिजॉल्व कर देता है मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। दिस इज important to every living things on the earth. It means that whenever water goes either through the air, the ground or through our body, it takes along valuable chemical, mineral और nutrients। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें घुल जाती है, इसलिए ये अपने साथ उनको लेकर जाता है, घुल जाती है, ऑब्वियस है तभी। It is water's chemical composition and physical attributes that make it such an excellent solvent। क्या क्या? Water molecule have a polar arrangement of oxygen and hydrogen atom। इसका मतलब क्या हुआ ऐसे समझो। यहाँ पे पहले पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। वन साइड हाइड्रोजन हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द अदर साइड ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज। दिस अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम अट्रैक्टेड टू मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका आप देखोगे तो इस तरीके का होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया? बाइपोलर। इसी कैरेक्टर की वजह से वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है और अपने आप में खोल देता है ना। ओके, वाटर कैन बिकम सो हेवली अट्रैक्टेड टू अ डिफरेंट कंपाउंड लाइक सॉल्ट दैट इट कैन डिस्टर्ब द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड द सोडियम एंड क्लोराइड। मतलब ऐसे समझो NaCl था तो उसने वाटर ने क्या किया, इसको ब्रेक किया Na प्लस और Cl माइनस में, ओके। और ये H प्लस जो है चला जाएगा Cl के पास, Na जो है O के पास, मतलब जो हमारा वाटर में ऑक्सीजन आयन है ना उसके पास चला जाएगा। वैसे एक्चुअल में क्या होता है ध्यान से समझ ही लो आप अच्छे से। H2O जो है ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। इसको हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि डाइपोलर की वजह से ये अट्रैक्ट करता है बाकी मॉलिक्यूल। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, उतने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। देखो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हमेशा सेम होती है यूनिवर्स में। ध्यान दें यूनिवर्स में, किसी मीडियम में बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स में कोई भी मीडियम नहीं है, है ना, खालीपन है। तो इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है हमेशा सेम होती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा लाइट ईयर में आती है, ठीक। ओके, आप देख सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यूनिवर्स में कोई मीडियम नहीं है, दैट्स वाई वहां पे हमेशा कांस्टेंट होती है, सेम होती है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है भी समझ लो। एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। मतलब ये डिस्टेंस है लाइट ईयर। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड मैंने बताया कि लाइट का होता है 3 × 10⁸, टाइम होता है एक साल। एक साल में मतलब 365 डेज इंटू एक दिन में कितना, 24 घंटे। 1 घंटे में कितना, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड। क्यों? क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का, पर सेकंड में था, दैट्स वाई टाइम को भी हमने पर सेकंड में किया। इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 आता है, तो इसको हम एक लाइट ईयर बोलते हैं। अब सोचो 10⁻15 मीटर या किलोमीटर, आप एक बार बताना है इसको, है ना। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। तो जो हमारा लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस होता है और लगभग 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट और एनिमल्स। 3 स्टेटमेंट।
प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट हैव, बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू, नहीं दोनों में होता है। तीसरा, मेच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला तीसरा सही, दूसरा गलत, तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक, ये बेसिक क्लास 9 का साइंस है सेल चैप्टर से। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेकंड वाले पार्ट में गलत दिया था। A vacuole is a fluid-filled sac that store water, nutrients, waste product और other substances in the cell. अगर हम बात करें प्लांट सेल में तो एक ही होता है, बड़ा साइज होता है, करीब 90% स्पेस घेरता है वो वैक्यूल पूरे पूरे सेल का। वहीं पे अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें बहुत सारे होते हैं वैक्यूल, छोटे छोटे, है कि? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल में भी, और प्रोटेक्शन ऑफ सीमेंट में, तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्टील स्लैग इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बेस रोड्स। इट्स ऑल्सो रेजिस्ट टू वियर एंड टियर, मेकिंग इट आइडियल फॉर हाई ट्रैफिक एरिया। दूसरा भी करेक्ट है कि ड्रेनेज एंड aeration of agricultural soil, it can also add nutrients to the soil such as calcium और magnesium। तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि स्टील स्लैग कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। इट हेल्प्स टू improve the strength और ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट एंड इट also reduces the environmental impact of cement production। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Ola Goldsmith blow the outermost zone of flame with a metallic blowpipe for melting gold or silver। For which one of the following reason do they use the outermost zone of the flame? ऐसा क्यों करते हो? ठीक है कि outermost zone को ही क्यों यूज करते हैं? इसका आंसर है कि क्योंकि वो इट इज द हॉटेस्ट पार्ट प्रोवाइडिंग मोस्ट हीट, सबसे ज्यादा हीट वहीं पे होती है, इसलिए उसी को है ना यूज करके वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हैं। चलो, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। ठीक है, जस्ट ये आप जानते रहो कि आउटर मोस्ट जोन जो है हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है, इसलिए उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इनकरेक्ट है ऑप्शन बी, क्योंकि आउटर मोस्ट पार्ट इज द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। इट इज ब्लू इन कलर, द ल्यूमिनस जोन इज द मिडल पार्ट पोर्शन। मतलब पूरा का पूरा अगर आपका इसे देख लेते हैं, ठीक है, एक पूरा का पूरा फ्लेम हो गया ना, तो बोला है द आउटर मोस्ट पार्ट इज नॉन ल्यूमिनस। जो आउटर मोस्ट पार्ट है सबसे ऊपर वाला क्या है, वो नॉन ल्यूमिनस है और ये ब्लू होता है। कैसे होता है कलर में? ब्लू होता है। और ल्यूमिनस जोन इज द मिडल पोर्शन, जो मिडल पोर्शन है वो ल्यूमिनस होता है। ठीक है, सी इनकरेक्ट है, द इनर मोस्ट जोन इज लिस्ट हॉट एंड ऑल्सो कंटेन अनबर्न वैक्स वेपर, जो एकदम बीच में होता है। ठीक है, एकदम इनर मोस्ट जोन होता है वो सबसे कम हॉट होता है और कंटेन अनबर्न वैक्स वेपर। ऑप्शन डी जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन ऑफ गोल्ड विच इज नॉट पॉसिबल जनरल। ओके, चारों स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे सच दैट हमारे बाकी फैक्ट्स भी क्लियर हो। पहला, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, ये गलत हुआ। लेकिन अपने फैक्ट्स के लिए बाकी स्टेटमेंट भी देखते हैं कि ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल टाइम मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद एचआईवी। ये बिल्कुल सही बात है कि एचआईवी से बहुत कहीं कहीं गुना ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड है। अगला, सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी डू नॉट शो द सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा इसमें क्लियर होगा, सारे स्टेटमेंट पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। यहाँ नॉट करेक्ट पूछा हमसे, चार स्टेटमेंट। पहला, फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये देखो, अगर आप जल्दबाजी में इसको पढ़ो तो बोलोगे सर बिल्कुल सही है, क्रोमोसोम जो है बना ही सकते हैं दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को जोड़ के, लेकिन ध्यान रखिए क्या बोला, फंक्शनल क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम्स ऐसे बनाने हैं जो फंक्शनल भी हो। ये गलत है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज से हम क्रोमोसोम्स तो बना सकते हैं जोड़ के, लेकिन फंक्शनल क्रोमोसोम्स अभी बनाने का कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो पहला ही गलत हो गया। नॉट करेक्ट हमसे पूछा तो पहला ही हो गया, लेकिन बाकी भी अपने फैक्चुअल नॉलेज के लिए हम पढ़ेंगे
कि पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शन डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। बिल्कुल ठीक है। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी। ये भी ठीक है। Cells taken out from plasma in animal can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, पहला ही गलत हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा क्यों ऐसा हुआ है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम टू सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज पॉसिबल बट मेकिंग अ फंक्शनल क्रोमोसोम आउट ऑफ इट इज नॉट डिस्कवर्ड इट। अभी तक तो नहीं हुआ है। अगला, unlike DNA synthesis in living cells, artificial gene synthesis does not require template DNA, allowing virtually any DNA sequence to be synthesized in the laboratory। बाकी जो दो स्टेटमेंट हमने पढ़ा वही चीजें हैं, आप चाहो तो एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट फिर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिडिक्शन ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। पहला, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। बिल्कुल ठीक है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग और मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन उसी टाइम पे तीन चीजों को है ना एक्सप्लेन कर चुके थे और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से। तो इसलिए पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाइट विल बी अफेक्टेड द सेम वे मैटर इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी हबल फाउंड दैट डिस्टेंस गैलेक्सीज मूव फार्दर अवे फास्टर देन दोज दैट आर रिलेटिवली नियर बाय एंड द यूनिवर्स इज इंडीड एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। According to this theory, gravity is caused by a warping of space or time. Gravity is the curvature of the universe caused by massive body which determines the path that object travel। एक सिंपल से तरीके से समझो है ना। ये मैं तीसरा पॉइंट समझा देता हूँ अच्छे से। चलो ओवरऑल तीनों के तीनों समझा देता हूँ। देखो आइंस्टाइन साहब जो थे उन्होंने बोला कि देखो जो ग्रेविटी है ना वो लाइट को भी अफेक्ट करती है। लाइट ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी से बचा हुआ है, नहीं, लाइट भी बेंड होता है ग्रेविटी से। जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है ना तो लाइट भी वहां पे बेंड होता है। तीसरा, स्पेस टाइम कर्वेचर को उन्होंने ऐसे समझाया कि मान लो एक बहुत ही है ना ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में चादर है। अब यहाँ पे बीच में सन है। क्या है? सन है। अब ये क्या हो गया? मान लेते हैं यहाँ पे अर्थ बाकी प्लेनेट हो गए। तो सन जो है क्या है कि उसका वेट ज्यादा है इसलिए वो नीचे की तरफ जाएगा और अर्थ फिर क्या करेगा? इसके चारों तरफ इस तरीके से है ना चक्कर लगाएगा अर्थ के चारों तरफ। आई होप कि आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। इसी को कहते हैं वार्पिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने। बोला कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल मिलता है, लिपस्टिक में लेड और चाइनीज फास्ट फूड में ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। उस समय न्यूज में होंगे, दैट्स व्हाई क्वेश्चन आया। पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल ठीक हो गया है ना। तो इसको आप पढ़ लेना आराम से, जस्ट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वायरस कैन इन्फेक्ट। वायरस किसको इन्फेक्ट कर सकता है? देखो उसको लिविंग चीज चाहिए है कि नहीं। तो बैक्टीरिया होता है, फंजाई भी होता है, प्लांट, तीनों के तीनों को कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए बी सी डी ये सब के सब है। बोल रहा है कि विच ऑफ द करेक्टली मैच। हमें पता है विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट होता है, लेकिन विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। दैट्स व्हाई तीसरा गलत, पहला दूसरा सही। तो ऑप्शन हो गया ए। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने देख लिया है इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको हर एक विटामिन को अभी यहीं पे रिवाइज करना है। देखो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी1 से बेरी बेरी, इसको बी बी ऐसे भी याद रख सकते हो, बी बी, विटामिन बी1 से बेरी बेरी। बी2 से एरिफ्लोविनोसिस, ठीक, ये टाइप ऑफ डिजीज है जो कि विटामिन बी2 की कमी से होता है। बी3 से पेलेग्रा, बी5 से पेरेस्थेसिया, बाकी बी6 से अनेमिया होता है। बी7 8 9 10 सब देख सकते हो, है कि नहीं। स्कर्वी, रिकेट्स, लेस फर्टिलिटी और नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अच्छा, विटामिन ई से अगर नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता तो उससे क्या होता है? लेस फर्टिलिटी होता है कि विटामिन ई डिफिशिएंसी कैन रिड्यूस फर्टिलिटी एंड अफेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। विटामिन के से आपको सबको पता है कि नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन के इम्पेयर्ड ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म पोटेंशियली लीडिंग टू एक्सेस ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन व्हिच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक। अभी ऊपर देखा हमने, आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। अभी हमने देखा कितनी बार एल्गी और फंगाई मिलके लाइकेन बनाते हैं।
आई होप कि क्लियर होगा आपको, कई बार पढ़ा है इसलिए एक्सप्लेनेशन पे टाइम नहीं लगाएंगे। अब अगर आपको क्लियर ना हो तो एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है कि इसमें क्या होता है, फ्री एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर स्टोर हो जाती है उसी में, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक चीज है इसलिए मैं इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, आपको अगर चाहिए तो आप एक बार देख लो, पढ़ लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। तो इन चारों ऑप्शन में से क्लास ऑफ अदर थ्री में कौन सा बिलोंग नहीं करता। तो देखो क्रैब जो है ना वो बाकी तीनों से अलग है ना, तीनों एक ही फैमिली के पार्ट है, लेकिन क्रैब जो है अनदर फैमिली का पार्ट है, इसलिए क्रैब इनमें बिलोंग नहीं करता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि Arachnids are class of joint leg invertebrates. Joint legs invertebrate है with 8 legs है ना, लेकिन माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर आर arachnids where crab is a crustaceans। आई होप कि आपको क्लियर होगा दोनों के अलग अलग फैमिली के नाम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया आई नो, लेकिन फिर भी कम से कम क्लियर तो हुआ आपको सारे के सारे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। पहला बोल रहा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वायरस ना, ऐसा नहीं है कि उस जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वायरस को एलिमिनेट नहीं करता है, नहीं। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से दूसरा कोई प्लांट डेवलप हुआ तो उसमें भी वही वायरस होगा जो पहले वाले में था। अगला, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, ये भी बिल्कुल ठीक है, उसके लिए टाइम ज्यादा मैटर नहीं करता है ना। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहला करेक्ट है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन, मीनिंग दैट ऑल ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस आर genetically identical to the parent plant. This is because the new plant are produced from the parent plant's own cell rather than from seeds, which are formed by the union of two different gametes. दूसरा इनकरेक्ट है क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट हेल्प इन एलिमिनेटिंग वायरस। इनफैक्ट वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू द न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगला, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर बट द सक्सेस रेट विल वेरी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्लांट एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन। ऑब्वियस है, तो फर्क पड़ता है। अब आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है पता ही है कि प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट पार्ट्स सच एज स्टेम्स, लीव्स ऑफ या फिर रूट्स। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट अकर इन मेनी प्लांट्स बट इट कैन आल्सो बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय द ह्यूमन। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे स्टेम कटिंग की, स्टेम को कट करके दूसरी जगह लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वहां पे वो पर्टिकुलर प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक। ग्राफ्टिंग, इट इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व कंबाइनिंग टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू प्लांट। आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स में है ना, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो में कि क्राफ्टिंग करते हैं, एक पार्ट उठा के दूसरे पार्ट में चिपका दिया है ना, वहां से निकलने लगा फ्रूट्स जो भी है। लेयरिंग है कि इट इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व इंकरेजिंग अ स्टेम टू रूट व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। एक काम करो आप, आपके लिए होमवर्क है कि चारों को है ना, आप क्या करोगे कि अभी के अभी गूगल ओपन करके इनका इमेज देख लोगे, ठीक है। अभी एक वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो गया, दैट्स वाई मैं नहीं दिखा रहा, अदरवाइज मैं दिखा देता आपको, ठीक है। तो लेयरिंग, डिवीजन, ग्राफ्टिंग है ना, स्टेम कटिंग, चारों के चारों आप देखोगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, इस पूरे लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि हम लास्ट में 2 लाइन करते हैं, कोट शेरो शायरी, सच दैट आपको मोटिवेटेड रखा भी जा सके, साथ में आपके मेंस की भी प्रिपरेशन हो, उनमें इन सबको आप इस्तेमाल कर पाओ, है ना। यही पर्पज होता है लास्ट में 2 लाइन इंक्लूड करने का। कभी शेरो शायरी होता है, कभी बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं। तो आज के लिए अल्लामा इकबाल साहब का है शायरी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह वाह। सो एवरीबॉडी, आई होप कि अच्छा लगा होगा पूरा पूरा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।